चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग का फाइनली एनटीएससी एग्ज़ाम का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आप लोग बहुत सारा कोई डिमांड करते थे कि एनटीएससी पर भी वीडियो बनाएं, एनटीएससी पर भी क्वेश्चन करवाएं, तो आज फाइनली एनटीएससी का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर निकाला गया है जैक की तरफ से, जिसको झारखंड एकेडमिक काउंसिल कहते हैं, उसी का क्वेश्चन पेपर आप लोग का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। और ये वीडियो आप लोग के लिए मैथ्स का होने वाला है। मैथ्स का 20 क्वेश्चन है, वो 20 क्वेश्चन आप लोग के सामने सॉल्व करूंगा और आप लोग को दिखाऊं किस तरह का आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। और मैं बता दूं, इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है एनटीएससी में कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। इतना इजी आप लोग आराम से कर सकते हैं। मैं आप लोग को सिर्फ बताऊंगा किस तरह का आप लोग को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये 2022 में निकाला गया है एनटीएससी एग्जाम का मॉडल क्वेश्चन पेपर जैक की तरफ से। इस बार पहला ऐसा मौका है, मतलब पहला टाइम ऐसा हुआ जो कि आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन पेपर निकाला गया जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। यदि आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैंने इससे पहले ही बना दिया था कि आप लोग का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर निकल चुका है। तो ये सेट 1 होने वाला, ठीक है। अभी जो आप लोग को दिखाने वाला सेट 1 है, और 2022 में जो स्टेज 1 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो खासकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये सेट 1 है मॉडल क्वेश्चन पेपर, देखिए। और ये सेट का आप लोग का अभी करवा रहा हूँ, फिर मेट का भी करवाऊँगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ कॉमेंट कीजिएगा कि मेट का भी जल्दी लाइए, तो मेट का भी ले आऊँगा, ठीक है। तो सेट का भी मैथ्स का होने वाला है ये। सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए हिंदी वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं हिंदी में कि विज्ञान से कितने क्वेश्चन रहेगा। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपका विज्ञान यानी साइंस से रहेगा। फिर गणित से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विषय, इसमें आप लोगों को देखिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र आता है। विज्ञान में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आप लोग का कुछ इस तरह का आप लोग का सेट में रहेगा, ठीक है। स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में कुछ इस तरह का रहेगा। साइंस में आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। उसी प्रकार के मैथमेटिक्स में आप लोग का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मतलब कि हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा, ठीक है। सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में आप लोग का जो रहेगा 40 क्वेश्चन, उसमें 40 मार्क्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो अभी आप लोग का ये आप लोग करवाने वाला हूँ 20 क्वेश्चन मैथ्स का, ठीक है। मैथमेटिक्स का अभी करवाने वाला हूँ। तो देखिए मैं और एक चीज़ आप लोग बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप लोग समझ रहे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एनटीएससी 2019-20 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, ये मॉडल क्वेश्चन, ये आप लोग का 2019-20 में आया हुआ क्वेश्चन सब है। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि इतना इजी एनटीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। अभी आप लोग को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते उससे पहले यदि आप मेरे चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखिए टाइम दिया हुआ 120 मिनट और फुल मार्क्स आप लोग 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स। चलिए मैथ्स की ओर ले चलते हैं और सॉल्व कर जाते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 1 से 40 तक आप लोग का साइंस रहेगा, ठीक है। तो 41 क्वेश्चन में पाई क्या है, मतलब पाई क्या है, ये सारा क्वेश्चन आप लोग 2019-20 में पूछा गया क्वेश्चन सब है। एनटीएससी 2019-20 में जो स्टेज 1 का हुआ था उसमें, तो देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब पाई क्या है, तो एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। एन इरेशनल नंबर। हिंदी वाले यहाँ से देख सकते हैं, मैं इंग्लिश में ही इसको बताऊँगा क्योंकि मैक्सिमम जो एनटीएससी के स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश वाले ही होते हैं, तो इंग्लिश से ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, हिंदी वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश को ही मतलब प्रीफर करूँगा। तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर आप लोग जानते हैं जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। जिसको नहीं लिख सकते उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि इसका जो है ना एंडलेस नॉन रिपीटिंग आता है डिजिट, एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट आता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी आता है। क्योंकि पाई को लिख सकते हो 1.34 और डॉट 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 बहुत सारा नंबर आते ही रहता है, मतलब कि ये एंडलेस है, ठीक है। तो इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसका ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए इसमें क्या कह रहा था, वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 8 एक्स इक्वल टू -1। मतलब कि x इक्वल टू -1 पर ये जो पी एक्स का वैल्यू है वो क्या होगा। तो मतलब कि आप लोग सिंपली क्या पुट करना है कि x की जगह -1 पुट कर देना है। जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो x की जगह -1 पुट कीजिए, तो -1 का स्क्वायर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आप लोग पूछा जाता है। -3 इंटू -1 -4। देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए कितना हो, -1 का स्क्वायर 1, और देखिए यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा। -4 देखिए क्या हो गया, 4 - 4 इक्वल टू 0। ये आप लोग क्वेश्चन पूछा गया एनटीएससी में। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग का इसका आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
43 इसमें कहा जा रहा था सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखिए इस तरह आप लोग जब भी क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेगा ना सॉल्यूशन वाला, तो आप लोग को सबसे पहले ऑप्शन से चेक करना, ऑप्शन से ही आप लोग जल्दी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन जब भी पूछा जाएगा कि 2 इक्वेशन दे देगा, 2 वेरिएबल दे देगा और पूछा जाएगा इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो ये सब क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही चेक कीजिए, ठीक है। ऑप्शन से चेक कीजिएगा, तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड लगेगा मुश्किल से चेक करने में। तो ऑप्शन 1 आप लोग पुट कीजिए, ऑप्शन 1 इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए। दोनों इक्वेशन को यदि सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कि ये आप लोग x = a एंड y = b इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो देखिए यदि हम लोग पहला इक्वेशन में x = a एंड y = b पुट कीजिए, तो x/a है यानी कि a/a हो जाएगा, प्लस y/b है यानी b/b हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2 हो जाएगा। और देखिए राइट हैंड साइड में भी आप लोग को 2 दिख रहा होगा, मतलब कि इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है x = a एंड y = b। क्या दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए दूसरे इक्वेशन में पुट करके यदि x की जगह a पुट करेंगे तो क्या होगा a² हो जाएगा, y की जगह b पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा b² हो जाएगा। देखिए a² - b² LHS में है और RHS में भी देखिए a² - b², मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x = a एंड y = b होगा। यदि कोई एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता तो फिर इसका सॉल्यूशन ये नहीं होता, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। देखिए जैसे इसमें आप लोग यदि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, कोई एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने पर वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर जो है x = a एंड y = b होगा। मैं समझाने में आप लोग को ज़्यादा जोर दे रहा है ताकि आप लोग इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग का स्ट्रैक करना चाहिए, किस तरह आप लोग को बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कहा जा रहा था हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एज, मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका हाइट आप लोग को पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए कुछ इस तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये आप लोग का हाइट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको h मान लीजिए हाइट को, तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये साइड आप लोग का a दिया हुआ है, तो देखिए ये a है, तो क्या हम इसको a/2 लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक a/2 लिख सकते हैं। देखिए ये पूरा भुजा a है, जो साइड की लेंथ है वो a है, यहाँ से यहाँ भी a/2 होगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए वहाँ हम लोग जहाँ यहाँ परपेंडिकुलर गिरा है ना, वहाँ से आप लोग का यहाँ तक a/2 हो जाएगा। ये आप लोग का h मान लिए हैं और ये आप लोग का a मान लिए हैं, और ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा, मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये जो ट्रायंगल हुआ ये आप लोग जो कर रहे हैं ये आप लोग का राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए आप लोग का h का वैल्यू निकालना, तो h = क्या हो जाएगा √a² माइनस a/2 का स्क्वायर। क्यों ऐसा क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस आप लोग बेस का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं ना पाइथागोरस थ्योरम में आप लोग पढ़े होंगे कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है। यहाँ h मतलब हाइपोटेनियस नहीं है, यहाँ मत समझ लीजिएगा हाइपोटेनियस यहाँ लिखा है, यहाँ पर h मतलब क्या है कि हाइट ऑफ, जो ये दिया हुआ है हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वो पूछा गया है, तो उसका हाइट को h लिए है, यहाँ हाइपोटेनियस नहीं है h। हाइपोटेनियस तो आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला साइड जो है वो हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या पढ़े हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपन प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। p² + b² पढ़े हैं ना, h² = p² + b², ये पढ़े हैं। तो इसी फॉर्मूला को लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस नहीं है, ये h मतलब हाइट है, यहाँ पर तो परपेंडिकुलर का काम करने वाला, ठीक है, परपेंडिकुलर या बेस जो भी मानना है। तो यहाँ से देखिए अब क्या हाइपोटेनियस तो ये है a², ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा a² माइनस a²/4, तो ये कैलकुलेट करने पर 3a²/4 यानी कि √3a/2, √3a/2 किस में है, देखिए ऑप्शन 3 में, √3a/2। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए sec θ + tan θ = m दिया हुआ है एंड sec θ - tan θ = n दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ m × n का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन पहला इक्वेशन मान लीजिए और नीचे वाला इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलने का मतलब है कि sec θ + tan θ दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इंटू sec θ, दूसरा इक्वेशन क्या था sec θ - tan θ, दोनों के मल्टीप्लाई कर दिए LHS में, तो RHS में भी मल्टीप्लाई करना होगा। RHS में क्या है m है और n है, ठीक है। तो अब देखिए a + b × a - b के फॉर्मेट में आप लोग दिख रहा होगा sec θ + tan θ इंटू sec θ - tan θ, मतलब a + b × a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b², यानी कि sec² θ माइनस tan² θ हो जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है mn,
अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे ना, सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये पढ़े होंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू mn। और इसी का वैल्यू पूछा जा रहा था कि mn का वैल्यू क्या होगा। तो mn का वैल्यू आप लोग क्या निकल के है, 1 निकल के आया, यानी ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन आप लोग पूछा जाता है, इतना ईजी क्वेश्चन तो आप लोग नहीं बना पाएंगे, जरूर बनाएंगे। 46 द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर इज। तो आपको मीन निकालना है, मीन तो आप लोग पढ़े होंगे, मीन कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, तो पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा। इस तरह करके 10 नेचुरल नंबर का तक जाना है और डिवाइडेड बाई 10 इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसका 10th मतलब जो 10वां नंबर होगा वो क्या होगा, आप लोग को ये पता करना होगा। तो ये 19 होगा। ठीक है, जो A10 होगा वो आप लोग का 19 होगा। ये कैसे निकाले, क्योंकि देखिए ये सीक्वेंस आप लोग का एक AP में दिख रहा होगा, तो A10 हम लोग नहीं निकाल सकते इससे। 19 क्यों हुआ लास्ट टर्म वो आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये A10 मतलब कि लास्ट 10, 10वां पद मतलब कि 10th टर्म, 10th टर्म को क्या लिख सकते हैं, A + 9D। और A यहाँ से क्या 1 है, तो 1 + 9, और इसका कॉमन ये है आप लोग का, इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा, वो आप लोग का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 19 ही होगा ना, इसलिए मैंने लास्ट टर्म को जो है वो 19 लिखा है। ठीक है, तो इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है। और आप लोग का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और लगाना है कि जो आप लोग का सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को लिख सकते हैं n²। ठीक है, n नेचुरल नंबर मतलब फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, उसका सम जो होता है n² होता है। तो देखिए इसका सम कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला का सम कितना हो जाएगा, ये वाला का फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर है, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10² / 10। तो क्या हो जाएगा, ये 10 निकल के आ रहा है। तो 10 इसका सही जवाब होगा। इसका और एक मेथड मैं बता रहा हूँ, ये तो आप लोग AP में देख रहे होंगे, ऊपर वाला जो सीक्वेंस है वो तो AP में दिख रहा होगा। तो AP का भी SN लगा कर आप लोग निकाल सकते हैं। तो SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, 10 टर्म है इसमें, n/2, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दीजिए 1 + 19। तो ये देखिए 5 और यहाँ 20 हो जाएगा, मतलब कि 20 × 5 100 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई ये 10 है, तो डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिएगा, तो यहाँ से भी आप लोग को 10 निकल के आ रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन 2 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको बताया ना कि आप लोग ऑप्शन से भी चेकआउट कर सकते हैं, तो ऑप्शन से ही चेकआउट कीजिए, अदरवाइज ये उतना खास है भी नहीं क्वेश्चन, तुरंत आप लोग सॉल्व भी हो जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, पहले सॉल्व करके दिखाते हैं। ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x = 18 हो जाएगा। ठीक है, तो x = यहाँ से 9 निकल के आ रहा है, x = 9 निकल के आ रहा, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए इस इक्वेशन में x = 9 पुट किए, तो y = क्या हो जाएगा, 9 - 4 मतलब कि 5 हो जाएगा। तो x = 9 एंड y = 5, किस में है, x = 9 एंड y = 5, ऑप्शन 1 में दिख रहा है। तो इसको आप ये आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन के द्वारा, ऑप्शन से डायरेक्ट आ जाता। x = 9 और y = 5 पुट कीजिए, क्या दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए पहला इक्वेशन में x + y, तो x + y यहाँ से क्या होगा 14 होगा, RHS में भी 14 दिया, मतलब कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। दूसरा इक्वेशन कर रहा, देखिए x = 9 और y = 5 पुट कीजिए, तो 9 - 5 4, तो यहाँ भी 4 दिया हुआ, मतलब कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेकआउट कर सकते थे, मैंने दोनों तरीका से आप लोग को बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 48। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग यदि पढ़े होंगे तो अगर जब 40 का भी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा। मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला टर्म आप लोग का √2 प्लस √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। ठीक है, प्लस √18 को 3√2। ठीक है, तो यहाँ पर a = क्या है, √2 है, d = क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस वो आप लोग का वो भी √2 हो जाएगा, 2√2 - √2 वो √2। ठीक, और यहाँ पर हमको क्या निकालने बोला है, n का ये सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो SN का वैल्यू हम लोग को निकालने बोल रहा है। तो SN का फॉर्मूला लगाया, SN = क्या होता है, n/2, 2a + n - 1 × d। तो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, n/2 2a 2, और a का वैल्यू क्या है, √2 है, तो 2 × √2 2a + n - 1 × d, d का वैल्यू देखिए √2 है,
तो √2। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कीजिए n/2, 2√2 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए यहाँ से, √2n माइनस √2, ठीक है। अब देखिए 2√2 माइनस √2 क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस √2 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से हम लोग को निकल रहा है n/2, ये √2 प्लस √2n, ठीक है। आगे आप लोग करके दिखाते हैं क्या निकला, n/2 √2 प्लस √2n। अब √2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, √2n डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस n। अब देखिए ये और ये √2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, √2 बचेगा डिवाइड में, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा n, और इसको 1 प्लस n को लिख लीजिए n+1, बात एक ही हुआ। 1 को लिख 1 प्लस n या n+1, बात एक ही हुआ। और √2 टाइम्स इसको कैंसिल कीजिए तो ये √2 हो गया। देखिए यही निकल के आया ना, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई √2, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई √2 ऑप्शन 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कहा जा रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 0,0, a,0 एंड 0,b। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ ना उसको आप लोग सबसे पहले ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए 0,0 यहाँ पर होगा, 0,0, ठीक है। और a,0 कहाँ होगा, कुछ यहाँ पर होगा a,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब कि वो x एक्सिस में होगा, एंड x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो आप लोग का y कोऑर्डिनेट में होगा। तो ये मान लीजिए 0,b, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, आप लोग का ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, ये जो आप लोग को ट्रायंगल दिख रहा होगा इसी का एरिया पूछा जा रहा है, ये ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया पूछा जा रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये तो आप लोग पता ही है, क्योंकि आप लोग का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट एक दूसरे से 90 डिग्री पर होता है। तो इसका आप लोग का एरिया पूछा जा रहा है, तो एरिया क्या हो ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस मान लीजिए इसको मान लिए, तो बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, a होगा। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, a ही तो है, और हाइट का डिस्टेंस कितना है, देखिए b है। तो बेस इंटू हाइट, तो कितना हो गया, हाफ AB/2, मतलब हाफ AB, ठीक है। तो हाफ AB किस में है, हाफ AB ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इफ़ द शेडो ऑफ 10 मीटर हाई ट्री इज 10√3 मीटर देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जा रहा है सन का, ठीक है। तो देखिए आप लोग को 10 मीटर हाई ट्री दिया है, ये 10 मीटर दिया हुआ है, और इसका शेडो, इफ़ द शेडो ऑफ 10 मीटर हाई ट्री, तो इसका शेडो का जो दिया हुआ है वो 10√3 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर जो सन के द्वारा एलिवेशन है, एलिवेशन एंगल, वो आप लोग का निकालना है। ये मान लीजिए थीटा है, ठीक है। तो थीटा ही ज्ञात करना है हम लोग को, थीटा निकालना है, ठीक है। तो थीटा निकालने के लिए अब टेन थीटा लगा लीजिए, टेन थीटा लगा लीजिए। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया ना, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप लोग को ये तो पता होगा ना, परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, ये हाइपोटेन्यूस किसको कहते हैं। जो एंगल हम लोग लिए हैं ना थीटा, उसके जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है वो आप लोग का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, उसके जस्ट सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर 10 हो जाएगा, और बेस आप लोग का 10√3 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कीजिए, मतलब कि 10 थीटा निकल के क्या आ गया, 1/√3, मतलब कि 10 थीटा का वैल्यू 1/√3 आया, मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री होगा। 10 30 का वैल्यू ही तो √1/√3 होता है, 10 30 का वैल्यू ही 1/√3 होता है ना। 10 के किस एंगल के लिए 1/√3 होता है, वो होता है 30 डिग्री के लिए, मतलब कि 30 डिग्री इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, जिसमें कहा जा रहा है इन द फॉलोइंग फिगर द मेजर ऑफ एंगल PBA। हम लोग को ये एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, आप लोग 10th में तो कुछ थ्योरम पढ़े होंगे ना, कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से एक ड्रॉ कर दीजिए लाइन, ठीक है। यहाँ से O और P को मिला दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लिए, और OA को भी मिला लीजिए। कुछ इस तरह से बनेगा, मैं आप लोग को फिगर बना दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। पहले AB यहाँ से है, ये यहाँ पे P है, ठीक है। ये एंगल आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, A है ये, और ये B है। इसको O से मिला लीजिए, मान लीजिए यहाँ O है, तो ये O हो गया, OB और OA, ठीक है। तो देखिए ये तो रेडियस होगा, ये तो आप लोग पता है, यहाँ से O और A को मिलाएंगे तो वो तो रेडियस होगा ना। तो ये दोनों रेडियस होगा OA और OB।
और इसको भी यहाँ से मिला लीजिए ओ और पी को, ठीक है। तो अब देखिए, और आप लोग पता होगा कि रेडियस जो है ये तो ये आप लोग क्या है, ये टेंजेंट है। ए पी और बी पी क्या है, टेंजेंट है। तो ये तो टेंजेंट है, मतलब रेडियस टेंजेंट में क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा। अब देखिए इस ट्रायंगल को आप लोग को देखना, ध्यान देना ये दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखिए तो देखिए आप लोग का ये जो साइड है ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा क्योंकि रेडियस है, एंड ए पी इक्वल टू बी पी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से, ये पी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। या फिर इस तरह भी देख सकते हैं। और एक ये जो कॉमन है ओ पी, तो दोनों के लिए कॉमन है, तो इससे क्या हो जाएगा, एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब कि अब इसका एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो इसको इस तरह से भी और एक तरह से देख सकते थे कि एंगल भी एक बराबर है 90 डिग्री करके, वो भी देख सकते थे, लेकिन मैंने तीनों साइड को इक्वेट करके आप लोग का कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अब कॉन्ग्रुएंट है तो आपका एंगल भी इक्वल होना चाहिए, मतलब कि ये जो 60 डिग्री है, मतलब ये 60 डिग्री है ना, ये वाला 60 डिग्री, तो ये वाला भी 60 डिग्री होना चाहिए। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा 90 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि आप क्या समझ रहे हैं कि एंगल पी बी ए पूछा गया था ना, तो इसका जो होगा आंसर 60 डिग्री होगा। आई होप मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा पाया। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 60 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें क्या कहा जा रहा है, ए सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड एट ए पॉइंट पी सच दैट पी बी बाई ए बी इक्वल टू 3/7, देन द रेशियो ऑफ ए पी बाई पी बी इज। तो देखिए एक आप लोग का लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी, ठीक है, कुछ इस तरह से ए बी है, ठीक, ए बी, और पॉइंट ए सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड एट ए पॉइंट पी ए बी को डिवाइड करता है। और आप लोगों को क्या दिया हुआ, पी बी बाई ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ, 3/7। तो इसको देखिए पी बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, मान लीजिए इसको लेंथ मान लीजिए 3K, ठीक है। के एक कांस्टेंट है, अभी बताऊंगा उस कांस्टेंट का क्या आप लोग का महत्व होता है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस होता है वो आप लोग बताऊंगा। और ए बी देखिए पी बी है ऊपर में, इसलिए हमको उसको 3K ले लिए, ठीक है ना। और इसको यहाँ से हटा देते हैं, सबसे पहले इसको जो है ना यहाँ से हटा देते हैं, जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो लिखते हैं, ये 3K मान लिए, ठीक, 3K। एंड यहाँ पर देखिए ए बी नीचे क्या है 7, मतलब कि यहाँ हम लोग 7K मान लिए, 7 यूनिट भी मान सकते हैं आप लोग। के एक कांस्टेंट है। अब देखिए क्या हम लोग पी बी बाई ए बी करेंगे तो वही आएगा। देखिए तो पी बी बाई ए बी यहाँ से कीजिए तो पी बी का वैल्यू क्या है 3K एंड ए बी का वैल्यू क्या है 7K। देखिए के कट जाएगा, यानी कि 3/7 ही आएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। कांस्टेंट का एक ये इंपॉर्टेंस ये होता है कि कांस्टेंट की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने 3K/7 लिया तो वो आप लोग का आया 3/7, के कैंसिल आ गया। ये भी तो हो सकता है, ये रेशियो भी तो हो सकता है। के की जगह यदि हम 2 पुट कर देंगे तो 6/14 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी कट के क्या आएगा 3/7। तो ये कांस्टेंट इसलिए लिखे ताकि ये जो है ना, ये आप लोग का जो है ये और नहीं कटने वाला, लेकिन के की जगह कुछ हो भी सकता है। आप लोग नहीं भी लिख सकते हैं, मैं इतना आप लोग का कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी इसका आंसर सही होगा। के की जगह कुछ नहीं भी लिखेंगे, खाली 7 लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 3 लिखेंगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए कोई एक कॉन्स्टेंट डाल दे, ठीक है। अब देखिए ए पी बाई पी बी पूछ रहा, तो ए पी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताए। तो देखिए यहाँ पूरा ए बी का वैल्यू 7 है, तो और पी बी का वैल्यू 3 है, तो ए पी का वैल्यू नहीं होगा 4, तो यहाँ 4K लिख लीजिए। के एक कांस्टेंट आप लोग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप लोग सिर्फ 4 लिखेंगे तो भी चलेगा। अब हम लोग को पूछा गया क्या, ए पी बाई पी बी। तो देखिए ए पी का वैल्यू क्या है, ए पी का लेंथ है आप लोग का 4K एंड पी बी का लेंथ है 3K, तो क्या आ गया 4/3। तो 4/3 इसका आंसर होगा। 4/3 किस में, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट 53, इसमें क्या कहा जा रहा है, ए स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर का साइड दिया 14 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। मतलब कि आप लोग बोला जा रहा उस स्क्वायर का उस एरिया को फाइंड कीजिए
जो सर्कल में ना आ रहा हो, ठीक है, मतलब कि वो आप लोगों को ब्लैक शेडेड एरिया दिख रहा होगा। ये जो ब्लैक शेडेड एरिया दिख रहा है उसी का एरिया हम लोग को फाइंड करना, ठीक है। तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ब्लैक वाला एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यदि हम लोग स्क्वायर के एरिया में से यदि सर्कल के एरिया को आप लोग माइनस कर देंगे तो वो जो शेडेड ब्लैक वाला एरिया है वो निकल जाएगा, ठीक है। मतलब कि हम लोग क्या करना है यहाँ पर, स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया करना, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा आप लोग का, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे ना, साइड का स्क्वायर एरिया होता है स्क्वायर का, एंड जो सर्कल का उसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए साइड लेंथ आप लोग का 14 सेंटीमीटर दिया है, यानी 14 का स्क्वायर, और आप लोग इसको 22/7 ले लीजिए पाई को, एंड रेडियस कितना होगा बताइए, तो रेडियस कितना होगा, देखिए ये जो साइड लेंथ है ये आप लोग का ये क्या बोलते हैं स्क्वायर का साइड लेंथ है, ठीक है, वो 14 दिया हुआ, मतलब कि ये सर्कल के लिए क्या होगा, डायमीटर का काम करेगा। ये जो सर्कल के लिए डायमीटर है देख सकते हो आप लोग, तो डायमीटर का जो हाफ होता है वही तो रेडियस होता है। तो डायमीटर कितना 14 सेंटीमीटर, उसका हाफ यानी कि रेडियस, उसका हाफ कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब रेडियस का स्क्वायर है मतलब 7 × 7, ठीक है। यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, माइनस इधर कीजिएगा तो कितना होगा, ये आप लोग का 154 आएगा, ठीक है। इसको आप लोग घटाइए तो कितना आ जाएगा, इधर 2 और इधर आप लोग का 4, मतलब 42 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ रहा। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें क्या कहा जा रहा है, बाई मेल्टिंग ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस आप लोग का दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम सर्कुलर बेस। सेम सर्कुलर बेस बोलने का मतलब ये है कि इसका जो सर्कुलर कोन का रेडियस है वो भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आप लोग का जो स्फीयर का रेडियस है और जो सर्कुलर कोन का रेडियस है दोनों का रेडियस इक्वल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सेम सर्कुलर बेस इज मेड। द हाइट ऑफ द कोन, हाइट पूछा जा रहा है कोन का। तो देखिए इस तरह का आप लोग को जब भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब भी जैसे यहाँ मेल्ट किया गया तो मेल्ट करके सॉलिड स्फीयर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, सर्कुलर कोन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जब भी ये आप लोग को देखने को मिलेगा कि इसको मेल्ट करके दूसरा शेप में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो हमेशा आप लोग क्या करना है, हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट को याद रखना है, हमेशा वॉल्यूम को इक्वेट कर देना है। यहाँ पर वॉल्यूम किसका इक्वेट कीजिएगा, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल टू सर्कुलर कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो हमेशा आप लोग को याद रखना कि वॉल्यूम को इक्वेट कर देना जब भी आप लोग को ये देखने को मिलेगा मेल्ट करके किसी और शेप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो देखिए वॉल्यूम इक्वेट कीजिए, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, और कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस इक्वल है इसलिए मैंने आर के जगह दोनों में आर ही लिखा, अदरवाइज अलग अलग रेडियस भी दिया जा सकता था। तो रेडियस इक्वल है इसलिए मैंने आर ही लिखा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल होगा, इधर पाई से पाई होगा, इधर 2 रेडियस है इधर 3 रेडियस है, मतलब कि आर क्यूब है उधर आर स्क्वायर है, तो 2 मतलब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, एक आर बचेगा, मतलब कि यहाँ से क्या 4r इक्वल टू क्या बचा एच निकला। तो हम लोग का हाइट का ही वैल्यू पूछा जा रहा है, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और रेडियस का वैल्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, यानी कि आप लोग का 20 सेंटीमीटर फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर किस में, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 2 फ्रेंड्स वेर बोर्न इन ईयर 2000, द प्रोबेबिलिटी डेट दे हैव द सेम बर्थ डेट, मतलब कि सेम बर्थ डेट होने के क्या प्रोबेबिलिटी है वो पूछा जा रहा है, और दोनों का जो जन्म है वो 2000 में हुआ, ठीक है। तो आप लोग देखिए सबसे पहले इसको देखना होगा कि ये 2000 है, ये एक लीप ईयर है, ये 2000 जो है वो लीप ईयर है। लीप ईयर आप लोग चेक करने जानते हैं ना, जो यदि आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो आप लोग का लीप ईयर होता है। जैसे 2000 हो गया, 2004 हो गया आप लोग का, तो ये सब लीप ईयर होता है, ठीक है। तो यहाँ 2000 है मतलब कि ये लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366 दिन, मतलब 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, ठीक है। तो आप लोग देखिए प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे फेवरेबल केस अपन टोटल केस, फेवरेबल केस अपन टोटल केस पढ़े होंगे। तो फेवरेबल केस क्या मतलब फेवरेबल दिन क्या हो जाएगा, सेम बर्थ डेट का मतलब क्या है, एक ही दिन, मतलब एक ही दिन यदि जन्म लिए हैं तभी तो उसका बर्थ डेट सेम होगा। तो मतलब फेवरेबल जो डे होगा वो आप लोग का 1 होगा, ठीक है। और टोटल डे कितना होगा 2000 में मतलब एक साल में टोटल दिन कितना होगा, क्योंकि आप लोग का जो है 2000 है लीप ईयर है, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा 366 डेज, मतलब कि ये आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। फेवरेबल केस में 1 हो जाएगा 1 डे, और जो टोटल डेज है वो 366 होगा, ठीक है। तो 1/366 इसका फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56।
देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया, 3x + y = 10 और y = 4। तो आप लोग का x का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो y का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए बहुत ईजी पूछता है यार, क्या बोले, आप लोग इतना नहीं कर पाएंगे तब तो बेकार ही आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो 3x + y की जगह 4 पुट कीजिए = 10। आप लोग अभी इतना मैथ्स का क्वेश्चन करवाया, आप लोग कहीं भी ऐसा लगा कि नहीं बनने वाला क्वेश्चन हो? सब बन जाएगा, 10th का ही कॉन्सेप्ट से आप लोग को बन जाएगा। आप लोग 11 12 का पढ़ने लगते हैं, 10th का कॉन्सेप्ट से सारा कुछ क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 को उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 10 - 4 ये आप लोग का 6 हो जाएगा, 6 और 3 को फिर डिवाइड कीजिएगा तो /3 = 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इसका फाइनल आंसर यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, इसको रेशनलाइज कीजिए, ठीक है। रेशनलाइज करने का मतलब है जो डिनोमिनेटर में है 1 + cos थीटा, तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक बार इंटू कर दीजिए 1 - cos थीटा से, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, रेशनलाइज करने तो जानते ही होंगे, इसको इंटू कर दीजिए 1 - cos थीटा और डिवाइड कर दीजिए 1 - cos थीटा, ठीक है। अब क्या निकल आया देखिए, sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा ऊपर में, ठीक है। अब देखिए 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², ठीक है। इसी प्रकार 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 - cos² थीटा, 1 - cos² थीटा, a² - b²। यहाँ a² लगा भी सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, a² - b²। अब देखिए ये 1 - cos² थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा, क्योंकि sin² थीटा + cos² थीटा का वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो 1 - cos² थीटा क्या हो जाएगा, sin² थीटा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट sin² थीटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 - cos² थीटा के जगह डायरेक्ट मैं sin² थीटा लिख दे रहा हूँ, ताकि मेरे पास जगह थोड़ा बच जाए। अब देखिए sin थीटा यहाँ पर है और एक sin थीटा यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं, एक sin थीटा बचेगा, मतलब क्या हो गया, 1 - cos थीटा ऊपर में बचा और नीचे आप लोग क्या हो गया, sin थीटा। देखिए किस में ऑप्शन में है, 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इसका फाइनल आंसर होगा। 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा ऑप्शन 2 में है, दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें कहा जा रहा है द एरिया स्वेप्ट आउट बाय ए हॉर्स टाइड इन ए रेक्टेंगुलर ग्रास फील्ड विद ए रोप 8 मीटर लॉन्ग। तो देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड है और यहाँ पे आप लोग का हॉर्स एक बंधा हुआ, ठीक है। एक हॉर्स मान लीजिए यहाँ बंधा हुआ और कितने रेडियस पर बंधा हुआ है, मतलब कितने लेंथ है उसका, विथ ए रोप लेंथ आप लोग का 8 मीटर है, 8 मीटर। तो आप लोग खुद बताइए, यहाँ पर बंधा हुआ है तो ये जो आप लोग का हॉर्स है वो कहाँ तक जा सकता है, बताइए कहाँ तक चढ़ सकता है घास को। तो देखिए एरिया कहाँ तक बना सकता है, ये एक सर्कुलर ट्रैक पर ही तो चल सकता है जिसका रेडियस 8 मीटर हो, जिसका रेडियस 8 मीटर हो, उसी सर्कुलर ट्रैक पर ही ये चल सकता है, उसी सर्कुलर ट्रैक पर ही ये आप लोग का एरिया बना सकता है, एरिया स्वेप्ट आउट बाय हॉर्स। तो वो 8 मीटर का एक सर्कुलर ट्रैक बना सकता है, उसी पर वो जो हॉर्स है वो चढ़ सकता है, ठीक है। तो यानी कि वही एरिया पूछा जा रहा है जिसका रेडियस 8 मीटर हो। तो उस सर्कल का रेडियस 8 मीटर, उसका एरिया क्या हो जाएगा, πr², πr², और पाई की जगह पाई ही रहने दीजिए, आर की जगह क्या लिखना, 8 का स्क्वायर, यानी क्या होगा 64 पाई। 64 पाई किस में, देखिए 64 पाई आप लोग को ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस से है। 59, ए ट्री ब्रेक्स इंटू 2 पार्ट्स ड्यू टू हैवी विंड सच दैट द अपर पार्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the plane. The place where the upper part of the tree touches the ground is at a distance of 10 meter from the base point of the tree. The height of the tree is. तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ए ट्री है वो ऊपर से टूट गया है, ठीक है, ब्रेक कर गया और उसमें ये 30 डिग्री बना रहा है एंगल, ठीक है। और जो यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया हुआ, द प्लेस वेयर द अपर पार्ट ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, यहाँ पर ग्राउंड को टच कर रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द बेस पॉइंट, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर आप लोग को दिया गया है। द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ले लीजिए, एच मान लीजिए हाइट, ठीक है। तो 10 30 डिग्री लगा लीजिए, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री क्या होगा, h/10, मतलब यहाँ से h का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 10 30 का वैल्यू √1/√3 पुट कर दीजिए, तो 10/√3 निकल के आ रहा है। 10/√3 किस में है, 10/√3 ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इसमें, देखिए इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर इक्वल न्यूमेरिकली
देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस, मतलब कि हमको को 2r का वैल्यू निकालना है, ठीक है, डायमीटर पूछा जा रहा है। तो अब देखिए क्या बोला जा रहा है, पेरीमीटर एंड एरिया दोनों इक्वल दिया गया है सर्कल का, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू एरिया के इक्वल दिया है, सर्कल के एरिया पाई आर इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पाई पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू क्या निकल के आया 2 आया। हम लोग को डायमीटर चाहिए, डायमीटर क्या होता है 2r, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 4, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, 4 यूनिट्स, ऑप्शन 3। तो यही था मैथ्स में आप लोग का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, और सब 10th के बेसिस पे आप लोग का सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। इसलिए मैं बोल रहा पहले आप लोग का 10th को अच्छा करना है, 10th यदि अच्छा आप लोग का है तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जैसा कि अभी आप लोग दिखाएं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा कि आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस है या फिर 11-12 का कॉन्सेप्ट यूज हुआ हो, नहीं लगा होगा, सब 10th के कॉन्सेप्ट से ही आप लोग को बन गया होगा। चलिए इसी तरह का आप लोग को मिलता रहेगा, आप लोग साइंस का भी जल्दी लेकर आऊँगा और अदर सब्जेक्ट का भी, एंड जो मैथ है मैथ का भी आप लोग को जल्दी आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल के लिए नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।